नमस्कार, इंडिया रियल एस्टेट गाइड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। देश में स्मार्ट सिटी मिशन की शुरुआत हो चुकी है। वो 20 चुनिंदा शहर हमारे सामने आ चुके हैं जो सबसे पहले इस देश में स्मार्ट बनेंगे। 20 शहरों का ऐलान हो चुका है पिछले हफ्ते, और इस हफ्ते अब हम चर्चा करने जा रहे हैं कि इन 20 शहरों की जो आगे की राह है वो कैसी होगी, किस तरीके से ये अपने आप को स्मार्ट बनने की तरफ आगे लेकर जाएंगे। जहां तक बात है कि किस तरीके से इन्हें पैसे मिलेंगे, उन पैसों का क्या इस्तेमाल होगा, स्मार्ट के मायने क्या होंगे जो हम हर बार चर्चा करते हैं, और आपके जीवन में उससे क्या परिवर्तन आएगा, ये सारी बातें होंगी। और ये सभी बातों को करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में दो खास मेहमान मौजूद हैं। स्मार्ट सिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के फाउंडर डायरेक्टर प्रताप पटोड़े साहब हमारे साथ हैं, और साथ ही हैं हमारे प्रॉपर्टी गुरु और लाइसेंस फॉर आस्क के सीईओ अरविंद नंदन साहब। दोनों का बहुत बहुत स्वागत। प्रताप जी, आपसे ही शुरुआत करता हूं। आप नजर रखते हैं स्मार्ट सिटीज के ऊपर, स्मार्ट सिटी काउंसिल को देखते हैं। जो 20 शहर अब चुन लिए गए हैं, हमें इतना पता है कि सरकार इनको अब हर साल ट्रेंच में 100 करोड़ रुपए देगी। इन्होंने कुछ अपने बजट भी तैयार किए गए हैं, लेकिन उसका आवंटन कैसे होगा, किस काम पे कितना पैसा लगेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर पर कितना जाएगा, जो कुछ टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स है उनके अपग्रेडेशन पे कितना पैसा जाएगा, ये कैसे होगा, कौन इसे देखेगा? तो देखिए, पहले साल तो वैसे इनको 200 करोड़ मिलेंगे, जैसे मतलब 500 करोड़ जो इनको मिलने हैं 5 साल। पहला ट्रेंच 200 करोड़ का 200 करोड़ का है, और फिर उतना ही मैचिंग उनको अपने स्टेट सरकार से भी मिलने वाला है। तो पर इसके अलावा जो जितने सारे प्रपोजल्स आए हुए हैं, करीब 50,000 करोड़ के जो प्रपोजल, 55,000 करोड़ के प्रपोजल आए हैं, उनमें से 38,000 करोड़ रेट्रोफिटिंग के ऊपर आधारित है, और करीब जो बाकी 12 या 15,000 करोड़ के हैं वो पैन सिटी इनिशिएटिव जो होने, मतलब ये एक एरिया बेस्ड डेवलपमेंट का पूरा प्लान था। उस बेसिस पे उसके एक पैन सिटी यानी कि पूरे के पूरे शहर को ऐसी कौन सी एक्टिविटीज है जो सिटीजन्स के फायदे में होती हैं, उनके ऊपर उनको एक प्लान देना था। तो उस पे करीब 15,000 करोड़ खर्च हो रहा है, और 38,000 करोड़ इस पे हो रहा है। हर एक सिटी में करीब रेंज है 1,000 करोड़ से करीब 5,500 करोड़ तक के, मतलब जिन लोगों ने लिया। वैसे तो देखा जाए तो सिर्फ उनको 1,000 करोड़ ही मिलना है, कि 100 करोड़ से केंद्र सरकार और राज्य सरकार 100 करोड़, तो कुल मिला के उनके पास 1,000 करोड़ ही होने हैं। लेकिन 5,000 करोड़ तक के लोगों ने अपनी एक एस्पिरेशन बनाई है एक प्रोजेक्ट्स के साथ। अब उन्होंने उसका तय किया हुआ है कि इसकी फाइनेंसिंग कैसे होगी। राइट। कुछ लोगों ने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के जरिए से सोचा है कि ये इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि देखिए अभी 3 सालों को छोड़ के इसके पहले जितने भी साल हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर में डेवलपमेंट हुआ है, उसमें कम से कम 45% प्राइवेट सेक्टर की भागीदारी रही है। ये 3 सालों में प्राइवेट सेक्टर गुम हो गया इस जगह से, और अब जो ये सरकार जो कर रही है, शायद उसकी ताकत से ये इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट होगा। तो इसी आधार पे इन्होंने ऐसा प्रोजेक्ट बनाया हुआ है कि इतना प्राइवेट पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से आएगा, इतने लोन से आएंगे, और फिर उनको पूरा जो ये प्लान बनाना है कि आखिर ये अगर लोन भी आता है तो कैसे आप चुका सकते हैं, वो सारी पूरी मतलब उनकी फाइनेंशियल प्लानिंग देखनी होगी। अरविंद जी, आपसे वो सवाल पूछूंगा जो जनता के मन में है कि जब ये सारे काम हो रहे होंगे, जब इतना पैसा खर्च कर रहा होगा, तो अभी भी हमारे शहरों में बहुत सारे काम चलते रहते हैं, लेकिन आपको कैसे महसूस होगा कि अब जो ये काम हो रहे हैं, एक स्मार्ट सिटी की तरफ आपको लेकर जा रहे हैं, आपका शहर स्मार्ट बन रहा है? मतलब जो हो रहा है उसका इमीडिएट मैं क्या बेनिफिट देखता हूं। ना सिर्फ मैं देखूं कि मेरे घर के आगे की सड़क ठीक हो गई है, या मेरे यहाँ कुछ 2 बॉक्स लग गए हैं जिसमें आप कचरा डालेंगे, एक में गीला एक में सूखा, इससे आगे क्या मुझे देखने को मिलेगा? देखिए, वैसे तो हर शहर की बहुत समस्याएं हैं। जो एग्जिस्टिंग शहर हैं उनकी बात कर लें, इतनी ज्यादा समस्याएं हैं। सबसे ज्यादा समस्या हमारे शहरों में है वो है क्राउडिंग की। जो डेंसिटीज बहुत अनइवनली पैक हो गई हैं। स्मार्ट सिटी बनने से जैसा हमने पहले भी एक बार कहा था कि सिर्फ वाईफाई लगाना, सिर्फ ऑडियो विजुअल सिस्टम्स लगाना स्मार्ट सिटी नहीं होगा। स्मार्ट सिटी का मतलब है जहां पर कि आपके टाइम का मैक्सिमम यूजफुल यूटिलाइजेशन हो सके। और अगर आप ये कर सकते हैं डेंसिटीज मैनेज करते हुए, ट्रांसपोर्टेशन ट्रैफिक सिस्टम मैनेज करते हुए, तो ये अपने आप दिखने लगेगा। आज हम छोटी छोटी कुछ चीजें देख रहे हैं, जैसे मेट्रो कोई छोटी चीज नहीं है, पर इस परिप्रेक्ष्य में कह रहा हूं। तो अगर एक मेट्रो आ जाती है तो हमें सुविधा दिखाई पड़ती है। तो इसी तरह अगर आपकी सिटीज की डेंसिटी मैनेजमेंट शुरू हो जाएगी, जो मैं समझता हूं कि आनंद फानंद में नहीं दिखेगी, लेकिन जैसे जैसे काम होता जाएगा वैसे वैसे दिखने लगेगा। मैं कल सारा दिन बैंगलोर में था। बैंगलोर में आज ये स्थिति है कि अगर आप पीक ट्रैफिक आवर्स में निकले हैं
तो आपको 5-7 किलोमीटर जाने के लिए भी 40-45 मिनट का या 1 घंटे का समय रखना पड़ जाता है। कमोबेश यही हाल दूसरे बड़े शहरों में भी हो रहा है। मैं नहीं समझता कि जब ये स्मार्ट प्रोसेसेस आप इंप्लीमेंट करेंगे तो ये स्थिति ऐसी बनी रहेगी। मतलब मेरे कहने का मतलब यही है कि जो 20 शहर के जो नाम है, जब 5 से 5 साल बाद जब हम इन 20 शहरों में होंगे और उसकी तुलना में किसी और शहर में जाएंगे तो हमें वो अंतर महसूस होगा कि नहीं होगा? तो जो देखिए, जो बॉटलनेक्स है, जो सबसे ज्यादा पीड़ा या तकलीफ देने वाली चीज होती है इन शहरों में, वो धीरे धीरे अपने आप डिसॉल्व होनी शुरू हो जाएगी अगर ये प्रोसेसेस सब ठीक से मैनेज हुए, टाइम बाउंड तरीके से मैनेज हुए तो इलेक्ट्रॉनिकली एनेबल करना सिटी को एक पक्ष है, अलग बात है, लेकिन उसका जो एक फिजिकल पहलू है वो अपने आप में दिखाई पड़ने लगेगा। और मैं समझता हूं न सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन, हमने एक बार बात की थी वेस्ट मैनेजमेंट जैसे हुआ, और वेस्ट मैनेजमेंट सिर्फ कचरा नहीं होता, आपके घर से जो ड्रेन ऑफ करके जो वेस्ट आता है बाहर, कितना पानी आप उसमें बहा देते हैं, क्या उससे आप कुछ ज्यादा कंज्यूम कर लेते हैं जितना चाहिए, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। अगर ये मैनेज करनी शुरू कर दें तो ये बेनिफिट और ये दिखाई पड़े, ये तो साफ साफ दिखाई पड़ने लग जाएंगे जी। बात इस पर डिपेंड करती है कि कितनी जल्दी और कितनी इफिशिएंसी के साथ ये होता है। प्रताप साहब, ये बताएं कि 200 करोड़ मान लीजिए इनिशियली आ गए 100 केंद्र से 100 राज्य सरकार से, अब आवंटन कैसे होगा? किस काम पर आप सबसे पहले फोकस करेंगे और किस काम पर बाद में आएंगे, या सभी कामों पर एक साथ शुरुआत कर देंगे, कंपोजिट तरीके से करेंगे, कैसी प्लानिंग है? देखिए, ये कहने के इस चीज को मैं आंसर करने के पहले ये बताऊंगा कि एरिया बेस्ड डेवलपमेंट का फायदा क्या है। ये पूरा जो इस आधार पे है कि हम आप एक पूरे शहर में से एक एरिया को आप चुनते हैं और उसको एक स्मार्ट बनाते हैं, तो उसका इफेक्ट ये होता है कि बाकी एरियाज में लोगों में एक ये जागरूकता आती है कि हमें भी अपने सिटीज, अपने ये एरिया को कुछ ना कुछ इसमें करना पड़ेगा। अब जैसे मगरपट्टा सिटी है, करीब 300-400 एकड़ में है, लेकिन उनकी जो एफिशिएंट और बड़ी अच्छी से जो उन्होंने प्लानिंग से शुरुआत से ही लैंड एक्विजिशन से लेकर पूरी इम्प्लीमेंटेशन तक कर जो की है, तो बाकी सिटी में एक उदाहरण सा है जी। तो ये एक उसी तरीके में आप देखेंगे हर जगह में ये होगा कि ये एक एरिया को डेवलप करना है, तो जो एक स्पेशल पर्पस व्हीकल बनेगा इसका, और उस स्पेशल पर्पस व्हीकल में स्टेट रिप्रेजेंटेटिव होगा, सिटी के रिप्रेजेंटेटिव होंगे, सिटीजन ग्रुप के रिप्रेजेंटेटिव होंगे, लेकिन उनका यह रहेगा कि जो प्लान पास हुआ है, जिसके लिए पैसे आए हैं, बस उसी में उनको मतलब इन्वेस्ट करना है, और मतलब ये उनका एक पूरा एक दायरा रहेगा कि इसी में हमें इस प्लान को पूरा करना है, एक टाइमलाइन में पूरा करना है। और उसमें सबसे बड़ी जो इनको एक लर्निंग करनी पड़ेगी सारी म्युनिसिपैलिटीज को, वो है प्रोक्योरमेंट, क्योंकि हमेशा जब भी हम नई चीज करने जाते हैं कहीं ना कहीं अटक जाते हैं, करप्शन, स्कैम और ये सब जो होते हैं। तो इनको जो सबसे बड़ी चीज जिसके ऊपर उनको ध्यान देना होगा ये पैसे खर्च करने में, कि ये एक ई प्रोक्योरमेंट की गाइडलाइंस जो गवर्नमेंट ने बताई हैं, ताकि बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी रहे, मैक्सिमम मतलब जो भी आपके जो कोटेशन वगैरह आते हैं बिल्कुल अबव बोर्ड रहे, जिसमें कोई घोटाले की कोई मतलब उसमें वो बुनिया है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट उठा रहे हैं यहाँ पे प्रताप जी। अरविंद जी, इस पे आप क्या कहेंगे कि जितने भी सिविल वर्क होते हैं इस देश के अंदर, उसमें सबसे ज्यादा करप्शन होता है। अब ये भी एक बहुत बड़ा सिविल वर्क ही होने जा रहा है स्मार्ट सिटी। इसको करप्शन से बचाने के लिए सरकार को, मुझे लगता है कि इससे पहले कि वो स्मार्ट सिटी पे काम करे, उसका पहले इंतजाम करना होगा कि इसमें करप्शन का लेवल सबसे कम। देखिए, 2 बातें कहना चाहता हूं, हो सकता है समय ज्यादा भी लग जाए। सबसे पहली बात तो ये कि करप्शन सिर्फ घूसखोरी नहीं है, करप्शन वो भी है जब आप दाएं बाएं देखते हैं कि कोई पुलिस वाला नहीं है और ट्रैफिक सिग्नल जंप कर देते हैं। बिल्कुल बिहेवियरल जो पार्ट है सोसाइटी का, वो ठीक करना जरूरी है। अब इससे जुड़ी दूसरी बात ये कहना चाहता था संक्षेप में कि करप्शन शुरू होता है जहां पर या तो बहुत ज्यादा ह्यूमन डिस्क्रिप्शन या इन्वॉल्वमेंट हो, और दूसरा जहां ट्रांसपेरेंसी नहीं हो, जो इन्होंने बहुत अच्छा पॉइंट उठाया था। जैसे जैसे आप ट्रांसपेरेंसी बढ़ाते हैं, करप्शन चाहते हुए भी करना मुश्किल हो जाता है। तो ई गवर्नेंस हो गया, या जब रियल टाइम एक्सचेंज होता है इन्फॉर्मेशन का, उसमें करप्शन का स्कोप कम हो जाता है। हमने अभी जो किया वो अगर आप तुरंत टेलीकास्ट कर रहे हैं तो इसमें आप मॉडिफाई नहीं कर सकते, राइट। लेकिन अगर आप इसको रिकॉर्ड करके बाद में करेंगे तो आप मॉडिफाई कर सकते हैं। दैट इज अ फॉर्म ऑफ करप्शन। तो जितना रियल टाइम, जितना ट्रांसपेरेंट प्रोसेस होती जाएगी और जितनी
इमीडिएट कंजम्पशन होती जाएगी उतना करप्शन कम होता जाएगा। और जो एक ह्यूमन बिहेवियर है हमारी सिविल सोसाइटी का, उस पर भी एक तरह का अंकुश लग सकता है। जैसे मैंने एक छोटा सा उदाहरण दिया, ट्रैफिक जंप करना। जी बिल्कुल। तो ऐसी कई सारी चीजें हैं। करप्शन शुरू वहीं से होता है और फिर बड़ा रूप पकड़ता है, तो वो विकराल रूप तक जाए उससे पहले अगर आप उसको ठीक करने लगते हैं तो करप्शन धीरे धीरे अपने आप कंट्रोल। कोई मैकेनिज्म प्रताप साहब इसके लिए कोई कमेटी, कोई क्या कैसे काम करेगा ये सब? नहीं, तो अभी तो बिल्कुल कोर्ट्स ने आपके जैसे कोयले के लिए जो पूरी सिस्टम आई है, जिसकी वजह से पूरी जो ऑक्शन चेंज हुआ है, और अब अनिल स्वरूप साहब ने जो सेक्रेटरी हैं जिन्होंने बड़ी सक्सेसफुली ये सारा ऑक्शन जो किया हुआ है, उसका तो बिल्कुल अभी फॉर्मूला हो गया एस्टैब्लिश। जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज आज हमारे देश में हैं वो उसी फॉर्मूले पे होंगे, यानी कि किस प्रकार का ऑक्शन होगा। और इसमें सारे उथल पुथल भी हो चुके हैं कि कोई कहां से बिड करता है। स्मार्ट सिटीज में भी ऐसे बिल्कुल ये गाइडलाइन है कि ये ज्यादा से ज्यादा पूरी ई प्रोक्योरमेंट होगी, यानी कि आप वेबसाइट में अपनी लिस्ट बताएंगे कि आपको क्या क्या मटेरियल्स चाहिए, और उसी मतलब बिल्कुल ओपनली इसका ऑक्शन होगा, टेंडर होगा वगैरह वगैरह। तो इसमें ये जो मतलब क्या करते थे पहले लोग कि बस कहीं कहीं टेंडर्स होते थे जिनकी पूरी एडवर्टाइजमेंट्स वगैरह नहीं पता, लोगों को पता नहीं लगता था कि होने वाले हैं, और फिर एन वक्त पे आ जाते थे सारे बिड्स और क्लोज हो जाता था। तो ये आई थिंक ये प्रैक्टिस ट्रांसपेरेंट सिस्टम इसमें लाने की कोशिश की जाएगी। चलिए, तो यहाँ पर लेंगे हम एक छोटा सा ब्रेक। कैसे काम आगे बढ़ेगा इस पर तो हमने बात कर ली, लेकिन अब इस काम को किस तरीके से मॉनिटर किया जाएगा, और या कोई स्टेट या कोई शहर खराब काम कर रहा है तो क्या वो स्मार्ट सिटी की लिस्ट से बाहर भी निकाला जा सकता है, इस पर चर्चा करेंगे छोटे से ब्रेक। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं इंडिया रियल एस्टेट गाइड और हम बात कर रहे हैं स्मार्ट सिटीज के ऊपर। 20 नाम हमारे सामने हैं। काम की शुरुआत हो चुकी है, काम आगे कैसे बढ़ेगा और क्या क्या उसके बीच में व्यवधान है, और अगर हैं तो उन्हें कैसे दूर किया जाएगा, और कोई गलती करेगा तो क्या होगा, ये सारी बातें आगे बढ़ाते हैं। ब्रेक से पहले चूंकि हमने इसी बात पे टीज किया या टॉस किया कि अगर कोई गलती करता है या अगर कोई सही तरीके से काम नहीं करता है प्रताप जी, तो क्या स्मार्ट सिटी का जो पूरा एक स्ट्रक्चर तैयार किया गया है, जो गाइडलाइन तैयार की गई है, उसमें ऐसा कुछ है कि अगर आपको पैसे दिए गए हैं, आप उस पैमाने पर काम नहीं ले जा पा रहे हैं, तो अब आपको इस लिस्ट से बाहर किया जाता है, फिर से कम्पीट कीजिए, दोबारा फिर आएगी? बिल्कुल, पूरा मतलब जो गाइडलाइंस दी गई हैं उनमें ये क्लियरली लिखा हुआ है कि आपको रिपोर्ट देनी है, ऑडिट करवाने हैं आपके स्टेटमेंट्स। आप जब आपको जो नेक्स्ट मतलब ट्रांच मिलेंगे पेमेंट्स के अलग अलग, क्योंकि एक साथ तो पैसा मिलने वाला नहीं है, जैसे जैसे आपको मिलते जाएगा, जैसे जैसे आप प्रोग्रेस दिखाते जाएंगे, अपने माइलस्टोन्स को अचीव करेंगे कि मुझे ये अचीव करना, हर बार आपको इस प्रकार की एक रिपोर्ट देनी पड़ेगी, और वो पूरी होने पर ही आपको दूसरी उसकी इंस्टॉलमेंट मिलेगी। तो उस प्रकार के मॉनिटरिंग मैकेनिज्म्स हैं, और जो स्टेट समझिए कहीं जाके अटक गए हैं और उसके आगे हो ही नहीं पा रहा है, या उनका या तो पॉलिटिकल कुछ उनके आसपास में अनबन हो गई है और गाड़ी आगे बढ़ ही नहीं रही है, तो फिर बहुत सारे स्टेट्स हैं, बहुत सारी सिटीज हैं जो उसी रेस में आना चाहती हैं। अब महाराष्ट्र में देखिए 33 सिटीज आना चाहती थी, और उसमें से 10 उन्होंने सेलेक्ट किए कि 10 करेंगे, और आई सिर्फ 2। सो बहुत सारी शहर हैं जो आना चाहते हैं, बिहार और उत्तर प्रदेश से तो कोई आ भी नहीं पाया। तो राइट, यहाँ पर अरविंद जी आपसे पूछना चाहूंगा, क्योंकि अब ये एक पॉलिटिकल मामला भी है। हम देखेंगे कि सरकारें आती हैं, बदलती हैं, केंद्र में एक सरकार है, राज्य में दूसरी सरकार है। हमने जब जिस दिन सिटीज का अनाउंसमेंट हुआ था उस दिन भी ये बात की थी कि आपसी समन्वय, चाहे लोकल बॉडी हो, चाहे फिर राज्य सरकार हो, चाहे फिर केंद्र सरकार हो, जब तक इनमें तालमेल नहीं होगा काम आगे नहीं बढ़ेंगे। तो आपको लगता है ये एक हर्डल हमेशा बना रहेगा, एक बड़ा चैलेंज रहेगा इनके डेवलपमेंट के लिए? ठीक है, चैलेंज तो रहेगा, क्योंकि हमारा जो फेडरल सिस्टम है उसमें ये आजादी है, बल्कि तीनों लेवल की गवर्नमेंट्स का कोऑर्डिनेशन अभी भी 100% नहीं होता है। पर एक पॉइंट प्रताप जी ने कहा था जो कि मैं काफी सहमत हूं, जिससे कि अगर ऐसा होता भी है कि भविष्य में मान लीजिए किसी ने 50%, 60% इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी कर दी हुई है और उसमें किसी तरह का कोई फ्लॉ नहीं है टाइम टू टाइम माइलस्टोन अचीव करने में,
तो ऐसी स्टेज पर जाकर सिर्फ एक पॉलिटिकल अनबन की वजह से या एक दूसरे से ठनी है इस वजह से प्रोजेक्ट को अबैंडन कर देना, बंद कर देना या ड्रॉप कर देना, मैं नहीं समझता संभव हो पाएगा। तो उसमें प्रैक्टिकलिटी नहीं होगी। हालांकि आप पॉलिटिकली कई दफे इस चीज को सेटल करने की कोशिश कर सकते हैं, पर मैं नहीं समझता कि प्रैक्टिकलिटी होगी। जहां तक अड़चन का सवाल है, अड़चन तो होगी जरूर, क्योंकि हमारा सिस्टम ऐसा है जहां पर कि स्टेट गवर्नमेंट के पास बहुत सारी आजादी है, बल्कि लोकल गवर्नमेंट जो लोकल बॉडीज हैं उनके पास भी कई चीजों की पूरी आजादी है। एक बार हमने पहले भी इस पर चर्चा की थी और मैंने ये कहा था कि अनस्मार्ट प्रोसेस से आप स्मार्ट सिटी नहीं बना पाएंगे। तो इस सारी प्रोसेस को, इसके अलाइनमेंट को, सिंक्रोनाइजेशन को स्मार्ट करना भी बहुत जरूरी है। वरना तो यह है कि आप स्मार्ट सिटी बनाने निकले हैं और आप वही सदियों पुरानी प्रोसेस से कर रहे हैं, तो शायद दोनों में मिसमैच हो जाए। चलिए मैं एक उदाहरण लेके बात करता हूँ। शायद जयपुर एक ऐसा उदाहरण होगा जो सबके लिए आसान होगा। बहुत सारे लोग हमारे देश में अगर जयपुर में नहीं रहते हैं तो वहां घूमने जरूर गए कभी ना कभी। प्रताप जी, आप ये मुझे बताइए कि आज से 5 साल बाद जब स्मार्ट सिटी के सारे पैरामीटर्स इंप्लीमेंट होंगे या एक हद तक हो चुके होंगे, तो जयपुर में किस तरीके का परिवर्तन देखने को मिल सकता है, अगर हम हाइपोथेटिकली थोड़ा ऐसा सोचने की कोशिश करें? देखिए, जयपुर एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं नहीं मानता कि बहुत ही बढ़िया इस जो आप कहना चाहते हैं उसके लिए है, क्योंकि वहाँ अभी ऑलरेडी बहुत सारी चीजें ऐसी हो रही है जो उसे उस शहर को स्मार्ट करने जैसी बना ही रही है। अब जैसे BRTS वहाँ हो ही रही है, मेट्रो रेल वहाँ हो ही रही है, और काफी साफ सुथरे उनकी जो पूरी प्लानिंग रही है, जिस प्रकार से उन्होंने पूरे अपने शॉपिंग एरियाज को जो पेवमेंट्स वगैरह जो रखे हुए हैं, बिल्कुल मतलब मुंबई से भी बेटर जो अरेंजमेंट और प्लानिंग है उनकी, वो बहुत बढ़िया रही हुई है। और टूरिस्ट के हिसाब से उन्होंने अब वाईफाई और ये सब जो इंट्रोड्यूस कर देते हैं, तो उस प्रकार से मुझे नहीं लगता कि जयपुर में इतना रिमार्केबल चेंज आएगा। तो गुवाहाटी अगर पकड़ लें, हाँ, गुवाहाटी जैसा जो प्रदेश के हिसाब से भी थोड़ा पीछे है और शहर के हिसाब से भी थोड़ा पीछे है, वहां पे हम किस तरह के चेंजेस देखेंगे? तो अब देखिए, वहां पर अब जैसे नॉर्थ ईस्ट में होने के बावजूद वहां पर अभी रिसेंटली 1-2 होटल्स जो बड़े बने हुए हैं वहां पर, नहीं तो वहां पे कोई कैपेसिटी नहीं थी कि कोई भी आप बड़ा प्रोग्राम कर सकें, कोई मतलब टूरिज्म के तौर पर या कोई कन्वेंशन सेंटर के हिसाब से। तो और वहां पर उनको अपॉर्चुनिटीज की बहुत जरूरत है। वहां बड़े टैलेंटेड लोग हैं, लेकिन अपॉर्चुनिटीज वहां पे प्रोजेक्ट्स वगैरह करना बहुत जरूरी है। तो आई थिंक जो बेसिक ट्रंक इंफ्रास्ट्रक्चर है वहां का, उसी चीज में डेवलपमेंट करना उस सिटी के लिए एक बहुत बड़ा गेम चेंजिंग इफेक्ट होगा। तो वहां हर एक सिटी में जिस जहां उसका बेस लेवल है, वो वहां से आप इंप्रूव करते हैं। तो जो छोटे शहर हैं जिनकी आबादी कम से कम 1 लाख से 10 लाख के करीब है, वो काफी अमृत में जाएंगे, लेकिन कुछ उनमें से स्मार्ट सिटीज में भी हैं तो 5 से 10 लाख के जो है, उन शहरों में ये जो 200 करोड़ का जो धमाका होगा हर साल का, उससे बहुत चेंज आएगा, परिवर्तन देखने को मिलेगा। यहाँ अरविंद जी कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन मैं माफी चाहूंगा, मुझे लेना होगा एक छोटा सा ब्रेक के बाद आपकी बात को आगे बढ़ाएंगे। तो यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद इस पूरी चीज पे अरविंद जी का कमेंट। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं इंडिया रियल एस्टेट गाइड। बात हो रही है स्मार्ट सिटीज की। अरविंद जी और प्रताप जी से यहाँ पर हमारी चर्चा जारी है। अरविंद जी, आप बात को कुछ और अपना एक एडिशन देना चाह रहे थे, बिल्कुल आप बताएंगे। बहुत छोटा सा एक मैं उसमें जोड़ना चाहता था उदाहरण। जब हम स्मार्ट सिटीज की हमने गुवाहाटी और जयपुर की चर्चा की, और सभी स्मार्ट सिटीज में एक जैसा इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगा, क्योंकि जरूरतें भी अलग अलग है। बिल्कुल, जहां पर बहुत ज्यादा क्राउडिंग है एक्टिविटीज की, चाहे इकोनॉमिक एक्टिविटीज या सोशल एक्टिविटीज, वहां पर इसका ज्यादा इम्पैक्ट होगा और वहां शायद ज्यादा सुचारू ढंग से करना ही पड़ेगा। ये बिल्कुल स्मार्टफोन की तरह है। अगर आपको सिर्फ कॉल और टेक्स्ट मैसेज ही करना है तो आपको ये नहीं चाहिए लेकिन अगर आपको मल्टीटास्किंग करनी है, बहुत ज्यादा क्राउडिंग एक्टिविटीज की, वहां पर आपको स्मार्टफोन ज्यादा यूज आता है। तो कोई भी ई गवर्नेंस, ई रिलेटेड चीजें जो हैं, जहां एक्टिविटीज बहुत क्राउडेड हैं, बहुत डेंस हैं और बहुत ज्यादा हौच पौच में हैं, वहां पर ज्यादा इम्पैक्ट दिखाई पड़ेगा। तो जयपुर गुवाहाटी का उदाहरण मतलब सही तो है, लेकिन मेरा ख्याल है इससे ज्यादा आपको इम्पैक्ट दिखाई पड़ सकता है उन सिटीज में। जैसे आप अगर रायपुर भिलाई को भी ले लें, तो वहां भी कमोबेश यही हालत है कि आज डेंसिटीज हैं, लेकिन सारी एक्टिविटीज बहुत हौच पौच है। तो ऐसी जगहों पर इम्पैक्ट बहुत ज्यादा दिखाई पड़ सकता है। हो सकता है गुवाहाटी में या किसी और जगह पर जहां थोड़ा कम है, वहां कम दिखाई पड़े।
बनने की प्रोसेस में, ये मैं कहना चाह रहा हूँ। एक चीज जो इससे पहले कि कार्यक्रम खत्म करें आपसे पूछना चाहेंगे प्रताप साहब कि वेंकैया नायडू साहब जब अनाउंसमेंट कर रहे थे तो बाद में अगले दिन एक अनाउंसमेंट हमको और सुनने को मिली, वो ये कि कुछ और सिटीज को भी यहाँ चांस दिया जा सकता है। तो क्या वो चांस इसी साल दिया जाएगा या जैसा तय कि इस साल 20 अगले साल 20, वो बात अगर आप हमें थोड़ा और उस पर रोशनी डाल पाए। हाँ, तो उन्होंने एक मतलब ये अपने अनाउंसमेंट को खत्म करने के पहले एक नया तरीका निकाला कि एक फास्ट ट्रैक तरीका, जिसमें उन्होंने कहा है कि जो राज्य सरकार जो स्टेट्स में एक भी सिटी बिल्कुल इन 20 सिटीज में आ नहीं पाई है, उनको एक नया मौका दिया जाता है। और उस मौके के आधार पर 23 सिटीज को 23 शहरों को ये मौका है कि अगर वो 15 अप्रैल तक के अपने प्लानों को थोड़ा सा चेंज करें, थोड़ा इम्प्रूव करें। जो 20 सिटीज जो सिलेक्ट हो गई उनके प्लान तो वेबसाइट पे डाले जाएंगे, उनको स्टडी करके कि उनके कैसे प्लान है, अपने प्लान्स को थोड़ा बहुत इम्प्रूव करें तो 15 अप्रैल के पहले तो उनमें से कोई सिलेक्ट हो सकता है। तो जैसे कि उन शहरों के नाम है वारंगल, चंडीगढ़, लखनऊ, न्यू टाउन कलकत्ता, पणजी, पासीघाट, धर्मशाला, फरीदाबाद, रायपुर, भगलपुर, शिलोंग। मतलब ज्यादातर वो नाम जिन्हें हम सोच रहे थे कि आना चाहिए थे लेकिन वो मिस हो गए। चंडीगढ़ जैसा नाम हो गया, आपने कहा लखनऊ जैसा नाम, तो ये बड़े नाम जो आने चाहिए थे, इनके पास भी एक मौका है। अगरतला, कोहिमा, मतलब हर जगह एक रिप्रेजेंटेशन जो नहीं था वो इस मौके के जरिए अंदर वो आ सकते हैं। तो चलिए, ये तो और एक एक्साइटमेंट वाली बात हो गई। चूंकि समय समाप्त हो रहा है इसलिए आज के इस कार्यक्रम को यहीं खत्म करना पड़ेगा। लेकिन जैसा हमने कहा कि स्मार्ट सिटीज पे ये हमारी सीरीज है लगातार। अब तो 20 नाम भी आ गए, अभी इन 20 शहरों की भी चर्चा करेंगे और कुछ और नए नाम यहाँ पे प्रताप जी ने आज हमें बता दिया। आगे देखते हैं उनका क्या होता है। लेकिन आज के इस कार्यक्रम को यहीं खत्म करेंगे। आप दोनों का आने के लिए बहुत शुक्रिया। और आवाज CNBC आवाज पे इंडिया रियल एस्टेट गाइड पे स्मार्ट सिटी पे हमारी ये सीरीज लगातार चालू रहेगी। अगले हफ्ते किसी और नए शहर को बारीकी से जज करेंगे कि वो कितना स्मार्ट हो रहा है जो 20 शहरों में शामिल है। लेकिन अगले हफ्ते, फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।